जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, हमें ये बताना है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथे नंबर का राज्य है और जनसंख्या के आधार पर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। अब हमसे पूछा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल होता है टेसू। क्या होता है? टेसू। और इसी को कहते हैं हम पलाश भी। क्या कहते हैं? पलाश। तो पलाश उत्तर प्रदेश का एक राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। तो मनुष्य के अंदर जो पित्त का उत्पादन होता है वो लीवर के अंदर होता है। इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर होता है। लीवर को हम यकृत या जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में यकृत कहा जाता है या इसी को हम क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। जबकि ये जो इकट्ठा होता है वो हमारे पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब या किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी स्थापना भारत में 1993 में हुई थी और इसके अंदर टोटल 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है। तो हमारे शरीर में जो फंगस के कारण होने वाला रोग होता है वो होता है दाद। ये जो दाद होता है ये फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादित किया था। तो ये 2016-17 का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन फिर भी हम इसके आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या करता है? अब भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये सबसे अधिक चीनी उत्पादित करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा लिखा गया था। तो भारतीय जो संविधान है हमसे पूछा है किसके द्वारा लिखा गया था। तो भारतीय संविधान लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखा गया था। जबकि पहली बार जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और संविधान पर टोटल 284 लोगों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। संविधान बनाने का श्रेय या संविधान के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन विटामिन B7 का नाम होता है और इसकी कमी से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं विटामिन B7 की कमी से, और इसी की कमी से B7 की कमी से चर्म रोग भी हो जाता है। क्या हो जाता है? चर्म रोग भी हो जाता है विटामिन B7 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, हमें ये बताना है। तो हॉकी के जो दिग्गज हैं मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। 1905 में हुआ था इनका जन्म। और इनको ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं भारत के, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा गया है इनको, क्योंकि इनके समय में जो हॉकी है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ओलंपिक में इन्होंने हमें कई मेडल दिलवाए। ओलंपिक गेम्स में इन्होंने हमें स्वर्ण पदक दिलवाए थे। एक दिलवाया था 1928 में, फिर इसके ही अगले वर्ष जब हुआ था 1932 में जब हुआ था
1932 में, और फिर जब इसके ही नेक्स्ट वाला सेशन था 1936 में, क्योंकि ओलंपिक गेम जो आयोजित किए जाते हैं वो हर 4 साल में एक बार किए जाते हैं। तो 1928, 32 और 36 तीनों बार लगातार हॉकी में गोल्ड दिलवाया था भारत को मेजर ध्यानचंद ने, इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में वर्ष 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, हमें ये बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में, जिसे हम देवों की भूमि या घाटों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी के अंदर मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, और इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। और इनकी फेमस कई सारी कृतियां हैं जो हम पढ़ते हैं, जिनमें से गोदान भी है। गोदान, गबन, ये गोदान, गबन, ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थापित किया गया था, और ये किया गया था 1875 में। कब किया गया था? 1875 में इसकी जब स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज के नाम से हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में कर दिया गया था। वहीं अगर बीएचयू की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम बताना जिसे पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस भी बहुत ज़्यादा फेमस है घाटों के लिए अपने। और गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी हम जानते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम गोरखपुर से ही हैं, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो भूटान, जिसकी कैपिटल होती है थिम्पू, इसको हम जानते हैं लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत को पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये इन्हें दिया गया था साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन बनी है? देखिए, नेता होता है मेल, और जब फीमेल को हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए हम नेता नहीं, उसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है नेत्री। तो अब हमें बताना है कि पाकिस्तान की सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन बनी थी। तो ये है, इनका नाम है शेरी रहमान। शेरी रहमान पहली महिला नेत्री है जो कि पाकिस्तान की सीनेट में विपक्ष की तरफ से थी। नेक्स्ट है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो सीकर तकनीक के साथ काम करने वाली भारत की क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस भारत और रूस का मिलाकर एक इनिशिएटिव है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट? तो भारत और रूस दोनों मिलकर बनाते हैं इसको, ब्रह्मोस को। और इस ब्रह्मोस का नाम भारत और रूस की नदियों के नाम पर रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? ब्रह्मोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेनें चलती हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलती हैं वो 2 ट्रेनें चलती हैं, एक तो थार एक्सप्रेस और दूसरी चलती है समझौता एक्सप्रेस। ये दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है, इसको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, हालांकि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ पे हुई थी? तो ये 15वीं 2017 में नई दिल्ली में हुई थी। ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है। आगे आते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो देखिए, ये सहायक संधि शुरू करने वाला था लॉर्ड वेलेजली। किसने शुरू करी थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी सहायक संधि। और ये सहायक संधि में क्या था कि जो भी सम्राट या राजा होता था, वो अपने पास सेना नहीं रखता था, बल्कि जो अंग्रेजों की सेना थी वो उसको पैसा देता था, और उसके बदले ये अंग्रेज क्या करते थे? उसकी सुरक्षा की गारंटी लेते थे। यही सहायक संधि होती थी, जिसमें ये करार करना पड़ता था राजा को कि वो खुद की स्वयं की सेना नहीं रखेगा, बल्कि वो किसके अधीन रह के मतलब किसके अधीन रहेगा? तो वो अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहता था। ठीक है, ये सहायक सहायक संधि शुरू करने वाला था लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो गुरु गोविंद सिंह गुरुओं के अंतिम गुरु थे। इनके बाद गुरु का पद किसी को नहीं दिया गया। तो इनके बाद जो उनके नेतृत्व में सबसे विश्वसनीय जो इनके शिष्य रहे, उनका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। उन्होंने इनके बाद इस धर्म के आगे प्रचार प्रसार जो भी था वो सब किया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश के द्वारा दिया गया था। तो पाकिस्तान नाम सबसे पहले देने वाला जो व्यक्ति था, ये था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा ही दिया गया था सबसे पहले। कौन सा? पाकिस्तान का ये नाम जो दिया गया था। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और जब 13 अप्रैल को, कब की बात है ये? 13 अप्रैल को 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसमें जनरल डायर ने यहाँ पर निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। और ये जो भीड़ जमा हुई थी वहाँ पर, ये हुई थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर और थे। इन्हीं दोनों की रिहाई के लिए यहाँ पर जिक्र चल रहा था। इन्हीं की गिरफ्तारी से रिलेटेड ये मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पर जब ये मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग के दौरान क्या होता है, ये जनरल डायर आता है और निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा देता है, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मारे जाते हैं। तो इसी के विरोध में, इसी से परेशान आकर क्या करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं। तो वो क्यों त्यागी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण, इसके विरोध में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य है। तो बताना है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रियंबकेश्वर से। कहाँ से? त्रियंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? गोदावरी नदी का। और इस गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किसको? तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है हमारी गोदावरी रिवर को। गोदावरी रिवर जो बहती है, ये हमारी महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ पे बहती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र में गोदावरी का। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। वूलर झील ये भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो भारतीय संविधान में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। कहाँ से ली है? यूएसए के संविधान से ली है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है हमारा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, तो जुडिशियल रिव्यू भी हमने एक प्रक्रिया कहाँ से ली है? तो ये भी प्रक्रिया हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन,
ये 4 अगस्त 2009 को क्या किया गया था, संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसको लागू किया गया था 2010 में। कब किया गया था? 2010 में शिक्षा के अधिनियम को लागू किया गया था। 2010 है ये, 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट है महाराजा सवाई जय सिंह, जिसे जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो यहाँ इनमें से बताना है, इनमें से वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर इन्होंने स्थापित की थी। तो वेधशाला इन्होंने उज्जैन में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। तो ये किया था खसरा और रुबेला के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, उस टाइम पर सभी रियासतों से कहा गया था कि अगर वो चाहें तो भारत के साथ मिल सकती हैं और अगर चाहें तो वो पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं और अगर वो चाहें तो स्वतंत्र रूप से भी रह सकती हैं। लेकिन उनमें से सभी रियासतें, कुछ भारत, ज़्यादातर रियासतें तो भारत के साथ ही मिली थी, तो उन्हें जहाँ मिलना था वहाँ मिल गई। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो ना ही तो भारत में मिली थी, ना ही पाकिस्तान में। और ये कौन-कौन सी थी? तो एक तो थी हमारी जूनागढ़ रियासत। कौन सी थी? एक तो थी जूनागढ़ और एक थी हैदराबाद और एक थी कश्मीर। कश्मीर। तो कितनी हो गई? 3 रियासतें थी। तो जब ये तीनों रियासतें ये किसी में भी शामिल नहीं हुई, लेकिन थोड़े ही समय बाद इनको क्या किया गया, जूनागढ़ को इसको शामिल कर लिया गया जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह मतलब वहाँ पर लोगों से पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेमोरेंडम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो मेमोरेंडम कराया गया और इसके द्वारा भारत में इसको, जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। फिर हैदराबाद को पुलिस की कार्यवाही के द्वारा भारत के अंदर शामिल कर लिया गया और यहाँ पर कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा क्या कर लिया गया, भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। फिर ये तीनों रियासतें भी भारत के अंदर ही शामिल हो गई। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी रियासत ने 1947 में मना कर दिया था। तो ये है जूनागढ़ रियासत और बाद में फिर ये भारत के साथ ही शामिल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी गुजर, अच्छा यहाँ पर पूछा है हमसे राज्य, भारतीय राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जिससे होकर नहीं गुजरती हमें बताना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 से होकर गुजरती है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा सारे राज्य निकल जाएंगे। तो मैं से हो गया मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पै से यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर रै से हो गया राजस्थान, पे भी छोड़ देते हैं तो रै से राजस्थान, गै से हो गया हमारा गुजरात, फिर यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर हमारा झारखंड। तो इन सभी राज्यों से क्या गुजरती है हमारी, और ये हो गया पैसे हमारा पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 राज्यों से होकर हमारी क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। और हमसे ये पूछा था किससे होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है? तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में प्रेजेंट में 6 राज्यों के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल हमें दिखाई देता है। और इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर नहीं है? तो फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश में भी है हमारा और कर्नाटका में भी है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी इसका प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इनको संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और जो हमारी पूरा संविधान बना था, इसके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश के द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो प्राचीन पुस्तक है गणित सार संग्रह, ये लिखी गई थी महावीराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक एनीलेशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो एनीलेशिंग इंडिया पुस्तक जो भारत को 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है ये बताती है। इस पुस्तक को लिखा गया था वीरप्पा मोइली के द्वारा। किसने लिखा था? वीरप्पा मोइली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और डैश के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की थी। तो ये था गोरखपुर से। हालांकि ये ओल्ड क्वेश्चन है पर फिर भी याद रखिएगा, हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत आनंद विहार और गोरखपुर के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वहीं पर स्थित है जहाँ पर फतेहपुर सीकरी है। तो ये स्थान है हमारा फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में ही क्या स्थित है, ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। बुलंद दरवाजा भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा जो शिखर है हमें वो बताना है। तो हिमालय के 3 बड़े शिखर हम देख लेते हैं। तो हिमालय का सबसे बड़ा जो शिखर है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है सबसे पहले? माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है सबसे बड़ा? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट की हम बात करें तो 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर। दूसरा अगर हम बात करें तो K2, जिसे हम गोल्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है K2 और इसकी है 8611 मीटर हाइट। कितनी है इसकी हाइट? 8611 मीटर। और तीसरी की अगर हम बात करें तो भारत की तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी हम देखते हैं ये है हिमालय की जो चोटी पड़ती है माउंट कंचनजंगा। ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर इसकी हाइट है। आगे देखते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।